नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का गुरुग्राम का दौरा सियासी लहेजे से अहम माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे से उन्हें दक्षिण हरियाणा की सियासत को समझने और बीजेपी नेताओं में एक दूसरे को लेकर की जा रही बयानबाजी का नोटिस लेने का मौका मिला। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली के अलावा कुछ और बड़े नेता भी मौजूद थे। ऐसे में दिलचस्पी प्रदेश के नए अध्यक्ष के चयन और अब तक सरकार में अपना प्रभाव रखने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भूमिका को लेकर बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत जल्दी अगले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस चुनाव के दौरान हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। सवाल यह भी कि क्या इस बदलते समीकरणों के बीच मनोहर लाल की भूमिका भी बदल सकती है। एक सवाल यह भी कि नितिन नबीन का गुरुग्राम का दौरे के बाद क्या सियासत में हलचल भी बढ़ सकती है। आज की बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हरियाणा दौरे से नितिन नबीन का सियासी संदेश क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल हरियाणा में उनका ये पहला दौरा है और ऐसे में क्या संदेश वो देने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासत में कितना हलचल देखने को मिलेगी इस दौरे के बाद, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई दिलचस्पी समीकरण यहां बनते हुए हरियाणा की सियासत में नजर आ रहे हैं। बहस को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर आएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के सबसे चमकदार जिले गुरुग्राम में सोमवार को प्रदेश के बीजेपी नेताओं का जमावड़ा था, क्योंकि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यहां मौजूद थे। दरअसल युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का सियासी मतलब ले तो वो ये था कि बड़े प्रधान जी का ये दक्षिण हरियाणा का पहला दौरा है। इसकी वजह ये भी है कि इन दिनों दक्षिण हरियाणा के बीजेपी नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष निशाने साध रहा है। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरबीर सिंह, जबकि फरीदाबाद में दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। पर सबसे पहले बड़े प्रधान जी के स्वागत की बात। माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि जो माँ शीतला की ये पवित्र भूमि है और गुरु द्रोणाचार्य की ये पवित्र भूमि है, आप इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दक्षिण हरियाणा का दौरा यहां की सियासी परिस्थितियों को समझने, बीजेपी और विपक्ष की ताकत को आंकने के अलावा प्रदेश की सियासत को समझकर आगे की रणनीति बनाने का अभ्यास होगा, क्योंकि आगे चलकर हरियाणा के बारे में फैसले उन्हें ही लेने हैं। कि आज का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बन रहा है। रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। ये सोच आया है तो अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार पर आया है। गौरतलब है कि नजरें इस पर भी लगी हैं कि अब तक प्रदेश की सियासत में यहां के 9 साल तक सीएम रहे और तीसरी बार की सरकार में भी पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रदेश में अब क्या भूमिका रहने वाली है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि पार्टी हाईकमान मौजूदा सीएम नायब सैनी को ज्यादा खुलकर फैसले लेने और सरकार पर पकड़ मजबूत करने का मौका देना चाहता है, क्योंकि सैनी ने 1.5 साल तक बतौर सीएम रहकर मेहनत ही नहीं की, लोगों में घुले मिले और सरकार को लेकर भरोसा भी बढ़ाया है। इसलिए थपकी तो बनती ही है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो युवा नेता नितिन नबीन का ये हरियाणा में पदभार ग्रहण करने के बाद पहला दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा
पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और तमाम लोगों की मौजूदगी में, तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनकी सराहना खोल करके की गई। देवेंद्र जी, सवाल यह है कि दक्षिण हरियाणा की सियासत में जो उठापटक चल रही है, क्या इस दौरे के बाद इस उठापटक पर कुछ लगाम लगेगी? क्या नितिन नबीन इस उठापटक को कम करने में या खत्म करने में कुछ अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए प्रगति, सबसे पहले तो ये नितिन नबीन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हालांकि कार्यकारी हैं अभी जी, लेकिन वो दिल्ली में, उनका ठिकाना तो दिल्ली में है चूंकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है जी। जाहिर है दिल्ली में रहते हैं तो हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल। पहला मौका उनको आज मिला, राष्ट्रीय युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद की जयंती जी। तो उनको गुरुग्राम में मतलब मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया कार्यक्रम में। और एक इस बहाने, चूंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में आते हैं, पहला दौरा उनका होता है बतौर नेशनल प्रेसिडेंट, तो जाहिर है कि सारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री उनसे मिलना चाहेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और परिचय भी करना चाहेंगे। तो एक तरह से परिचय वाली मीटिंग या एक मौका था। लेकिन सियासी नजर से देखें तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हरियाणा के बारे में भी, क्योंकि हालांकि चुनाव तो अभी नहीं है लेकिन खबरें तो मिलती रहती हैं, उन्होंने जरूर फीडबैक लिया होगा मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से के पार्टी कैसे चल रही है, सरकार कैसे चल रही है। उनका फर्ज भी है सही स्थिति से उनको अवगत कराना। तो उनको जरूर बताया गया होगा कि दक्षिण हरियाणा, देखिए जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा ये दोनों मजबूत गढ़ रहे हैं। बीजेपी में तीनों बार सरकार जब बनी है, लोकसभा के दौरान भी और विधानसभा के दौरान भी, तो जीटी रोड बेल्ट और हीरवाल क्षेत्र जो कांग्रेस का कभी मजबूत गढ़ हुआ करता था, भजन लाल के टाइम, बंसी लाल के टाइम, जो पुराना टाइम था। लेकिन ये पूरा राव इंद्रजीत के बीजेपी में आने के साथ ही ये पूरा एरिया जहां 10-11 सीटें लगातार बीजेपी को मिलती रही, एक आध को छोड़कर। और राव नरबीर सिंह भी बड़े नेता हैं, वो प्रदेश में मंत्री है और राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री है तीसरी बात से। तो उनको जरूर फीडबैक दिया होगा कि ये है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के जरिए शायद ये संकेत भी गया हुआ इनडायरेक्टली सही कि आप पार्टी को मिलजुल कर मजबूत करें। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं और उनके सामने कोई इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पार्टी में आपस में बयानबाजी हो रही है और नेता आपस में अपने ही जिलों में। फरीदाबाद में देखिए, कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। और उनका विपुल गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर है हरियाणा में, उनसे विवाद चल रहा है, दोनों अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यही स्थिति गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत का अलग गुट है, राव नरबीर सिंह का अलग गुट है। इनके समर्थक भी जो राज्य की राजनीति करते हैं, कोई मंत्री है या कोई विधायक है या पूरा विधायक, वो भी गुटों में बटे हुए हैं। तो ये है कि कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि गुटबाजी खुलकर सामने है, लेकिन हालत चिंताजनक जरूर है क्योंकि एक मजबूत गढ़ जो बीजेपी का रहा है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तीसरी बार लगातार साथ दिए, वहां बीजेपी के बड़े नेता आपस में उलझ रहे हैं। तो उनको ये फीडबैक दिया गया और शायद हो सकता है उनके दिमाग में ये बात हुई हो, उन्होंने की राजनीति के बारे में जानना भी चाहो, कांग्रेस कितनी मजबूत है, कांग्रेस अगर रह गई थी तो उसकी वजह क्या थी। मतलब देखिए, मीटिंगें और भी चलेंगी, खाली आज 1-2 घंटे की मीटिंग में सब कुछ नहीं हो जाता। लेकिन दक्षिण हरियाणा में उनका आना और उनको इनपुट्स, उनको फीडबैक मिला होगा, तो मेरे को लगता है आगे चलकर उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें कौंधेगी। और आपको और बता दूं प्रगति, अगले 10-20 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला, अभी तक मनोहर लाल बहुत प्रभावशाली भूमिका में रहे हैं। देखिए 9 साल वो मुख्यमंत्री, जब उनको बदला गया तो मेरे को लगता है मनोहर लाल का भी पूरा आशीर्वाद रहा था। नायब सिंह को हाईकमान ने सलाह ली होगी, इन्होंने कहा ठीक है, ओके कर दिया, क्योंकि इनके एक तरह से शागिर्द माने जाते थे नायब सिंह सैनी। नायब सैनी ने बहुत साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ काम किया। तो जब हालात सियासी ऐसे बने, चुनाव सिर पर थे, बदला गया, तो हाईकमान ने मनोहर लाल जी से सलाह ली होगी या नहीं ली होगी, लेकिन मनोहर लाल को कोई आपत्ति नहीं। उनको ये है कि मेरा सिखाया हुआ, मेरा एक पॉलिटिकल एसोसिएट अगर वो राज्य की बागडोर संभाले तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी क्या होती। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अभी तक सारे फैसलों में मनोहर लाल की भूमिका अहम रही है, लेकिन अब हम देखते हैं नायब सिंह सैनी के कॉन्फिडेंस को, किस तरीके से उनके चेहरे पर मैच्योरिटी भी नजर आ रही है और हाईकमान का भी आशीर्वाद उनके साथ है। वो महीने में 10 दिन में 15 दिन में अमित शाह जी से, मोदी जी से मिलकर आते हैं, तो मतलब बहुत करीबी
आ गए हैं, वो मतलब करीबी हो गए हैं और हाईकमान का आशीर्वाद भी नायब सिंह सैनी को है और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। जनता में घुलते मिलते हैं, आदमी की कोई समस्या है वो उनकी बात सुनते हैं, समस्या हल भी होती है। तो इससे अच्छा मुख्यमंत्री लोगों को कहां मिलेगा। यही वजह है कि वो अब हाईकमान की गुड बुक्स में है और मेरे को लगता है उनको अब और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश हाईकमान करेगा। ऐसी स्थिति में मनोहर लाल की अब हरियाणा के लिए क्या भूमिका है? केंद्र में तो मंत्री है लेकिन हरियाणा के रहने वाले हैं, करनाल उनका विधानसभा क्षेत्र है, रोहतक के उनका पैतृक जिला है। मनोहर लाल की भूमिका क्या रहती है और 10-20 दिन में जो चुनाव होना है प्रदेश का, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि मनोहर लाल आज कहां खड़े हैं। बिल्कुल महेश जी, एक चीज समझने वाली यह है, चाहे हरियाणा का जिक्र हो या किसी अन्य राज्य का जहां पे बीजेपी का शासन हो, अगर पार्टी के अंदर कोई उठापटक होती है, सियासी हलचल होती है या बयानबाजी होती है या दो गुट होते हैं, तो निश्चित रूप से आलाकमान कुछ ना कुछ ऐसा प्ले कार्ड लेकर आता है, कुछ ना कुछ ऐसा दाव चलता है जिससे ये जो बदलाव की खबरें होती हैं, जो अलगाव की खबरें होती हैं, अंदरूनी कलह की जो खबरें होती हैं, उन पर विराम लग जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीर हरियाणा में भी देखने को मिल रही। कहा जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा में जो सियासी उठापटक चल रही है और अब नितिन नवीन की जो एंट्री हुई है, उससे कहीं ना कहीं इस उठापटक को भरने की या खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा दाव बीजेपी की तरफ से चला गया है, शायद ये माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दाव के बाद सीएम सैनी को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, और अगर सीएम सैनी स्वतंत्र होंगे तो फैसलों का अधिकार भी क्या उनके पास होगा या इसमें भी आलाकमान का हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को मास लीडर्स बतौर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आंखों के इशारों से काम करने वाले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि फिट साबित होते हैं और यही वजह है कि आप पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए हैं, आप देखिए कि मास लीडर्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया गया। मुख्यमंत्री ऐसे शख्स को, ऐसे चेहरे को बनाया गया जो वोट खींच सके, यानी मैग्नेट की तरह, जैसे लोहे पर मैग्नेट चिपकता है, चुंबक चिपकता है, उसी तरीके से वोटों पर चिपक जाए, यानी जातिगत समीकरणों को साधने का काम पार्टी करती है। ऐसे चेहरे को लेकर आती है जो बहुत बड़े दमखम के साथ ना हो, जो पार्टी के वजूद के साथ ही निखार पाए, पार्टी के वजूद के साथ ही दरकिनार कर दिया जाए। तो ये मानकर चलिए कि अपने वजूद वाला नेता तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। उससे भी बड़ी बात क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चीज को सुनिश्चित करती है कि जनता का फीडबैक क्या आ रहा है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा मैं कहा करता हूं कि यहाँ किसी भी बीमारी के आने से पहले, किसी संकट के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये भांप लेते हैं कि अब आगे क्या और कौन सा सिक्का जो है, तुरूप का जो पत्ता है वो कामयाब होगा और किसे अब फेंटने की जरूरत है और किसे पीछे आस्तीन में छुपाने की जरूरत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से दूसरी सरकार के कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही मनोहर लाल खट्टर, जो कि तुरूप के पत्ते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें आस्तीन में छिपा दिया गया और नायब सिंह सैनी का नया पत्ता जो है फेंट कर सामने रख दिया गया। तो ये मानकर चलिए कि अभी दक्षिण हरियाणा का जिक्र चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन आए या कोई भी आ जाए, गुरुग्राम की परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को लेकर एक बात की गारंटी आप मान लीजिए कि यहां भीतर घात की गुंजाइश नहीं है। यहां पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप बयान दे सकते हैं, आप जो है नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, अधिकतम इतना। उससे ज्यादा अगर चुनाव आ गए तो यहां ऐसे ऐसे पर्यवेक्षक इनके ऊपर बैठा दिए जाएंगे जो इनकी धड़कनों को सुन सकते हैं, यानी किसी भी सूरत में ये नेता नाराज बने रहे लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम है और इसमें नायब सिंह सैनी पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, लेकिन अब ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या जो मनोहर लाल के साथ हुआ वो आने वाले समय में नायब सिंह सैनी के साथ भी हो सकता है? महेश जी, महेश जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो महेश जी के पास लौटेंगे, लेकिन ये सवाल वीरेंद्र जी से भी दोहराएंगे। वीरेंद्र जी, जो फिलहाल मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं पार्टी के अंदर, नितिन नवीन की एंट्री और अचानक से सियासत में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, हरियाणा की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब इस वक्त जो तीन ऐसे चेहरे जिन पर ज्यादा चर्चा हो रही है, पहले
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नितिन नवीन जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, इन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी जो बहुत ज्यादा नेम फेम वाले नेता है उनको तवज्जो नहीं देती, जनता से जो जुड़ाव रख सकते हैं, जो जनता के बीच पहुंच सकते हैं, जो बीजेपी के वजूद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं नेताओं को पार्टी में वजूद भी दिया जाता है और पार्टी उनको आगे भी बढ़ाती है। क्या आने वाले समय में जो मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ वो नायब सिंह सैनी के साथ भी हो सकता है? नहीं, देखिए, पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो एकाकी नहीं होते, यानी कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता। ये कैडर आधारित संगठन है, तो संगठन के स्तर पर फैसले होते हैं। संगठन में एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होती, सामूहिक फैसले होते हैं, आपस में विचार विमर्श होता है। तो हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि देखिए अभी तो मुख्यमंत्री रहे ही हैं और उनके अलावा कोई ऐसा उनको कोई चुनौती भी नहीं है। बिल्कुल, कुछ मामले जरूर जो सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति है तो वो मामले उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कोई उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना है, तो देखिए नितिन नवीन जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो गुड़गांव दिल्ली के नजदीक है, नजदीक होने के नाते आज ये कार्यक्रम था, विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम था, तो हरियाणा का अगर एक सामूहिक कार्यक्रम होगा वो अलग से होगा। देखिए अब इस तरह से महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। 31 जनवरी को गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में, तो वहां पर नायब सिंह सैनी के साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी वो मुख्य अतिथि हैं। तो मनोहर लाल जी आज हालांकि इस कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी एक भूमिका है। देखिए दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमाने वाले प्रोफेसर रामविलास शर्मा अब वो भी दिखाई नहीं देते। अब देखिए उनको विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया था, और ये ठीक है कि वहां राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के आपस में 36 का आंकड़ा है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। कभी कभी गायें बगाएं एक दूसरे पर वो छीटाकशी कर देते हैं दोनों, लेकिन इससे संगठन को नुकसान नहीं होता। जो भी अगर उनकी चर्चा होती है, चाहे फरीदाबाद का मामला हो चाहे गुड़गांव का मामला हो, गुटबाजी तो हर जगह भाई। आज हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहां पर गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ना हो, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी अलग है, उससे पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी के अस्तित्व पर सवाल लगता है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये आज विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम जी जो युवा दिवस के रूप में मनाया गया है, वहां जो खेल मंत्री है गौरव गौतम है, उनकी भूमिका थी, क्योंकि वो युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, युवा मोर्चा के गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं, और आज भी वहां जो तेजस्वी सूर्या हैं वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसलिए अब पार्टी ने युवा चेहरों को महत्व दे रही है। 45 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के युवाओं को, नेताओं को संगठन में जोड़ा जा रहा है, उनको चुनाव के कामों में लगाया जा रहा है। संजय भाटिया को पश्चिम बंगाल में पार्टी ने ड्यूटी दी हुई है, वो वहां चुनाव के कार्यों में, संगठन के कार्यों में व्यस्त है। तो पार्टी अब जो युवा चेहरे हैं उनको जोड़ रही है। जिस तरह से नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, युवा बनाया गया है, तो ऐसे में और पदाधिकारी निकट भविष्य में बनाए जाने हैं, वो भी युवा ही होंगे। तो इसलिए पार्टी की एक संरचना नए ढंग से पार्टी का विस्तार हो रहा है, और इसीलिए ये जो कार्यक्रम भी है युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए, पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के लिए, और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे, ये एक कारण है। और इसमें देखिए मनोहर लाल जी की अपनी भूमिका है, उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, वो मार्गदर्शक की भूमिका में है। तो इसलिए अब जो युवा चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री भी युवा हैं, अब और नए जो मंत्री भी बनाए गए, उनमें युवा और अनुभव का संगम रखा गया है, और जब नया संगठन बनेगा हरियाणा में तो इसकी झलक वहां भी दिखाई देगी। चलिए देवेंद्र जी, जिस तरह से नितिन नवीन का आज ये दौरा था हरियाणा में, और कहा यह जा रहा है कि एक इंट्रोड्यूसिंग मीटिंग थी जिससे अवगत कराया गया नितिन नवीन को, और नितिन नवीन से अवगत कराया गया राज्य के तमाम नेताओं को। आने वाले समय में कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी फैसले लेने के लिए, या कोई भी किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उनको वो ज्यादा स्वतंत्र होंगे, जिसमें आला कमान का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। विचार विमर्श जरूर होगा, लेकिन हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्या नितिन नवीन की एंट्री और सीएम नायब सिंह सैनी की स्वतंत्रता आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है? देखिए प्रगति, 1.5 साल हो गए जब मनोहर लाल जी को बदला गया था चुनाव से पहले, 1 साल पहले, ठीक मार्च का महीना था वो।
उनको जब बदला गया था तो 5-6 महीने उन्होंने काम किया था, उसके बाद चुनाव आ गए थे 2024 के चुनाव विधानसभा के। जब ये मुख्यमंत्री फिर से बने हैं तो 14-15 महीने तो हो ही गए, 14 महीने तो हो गए, अक्टूबर में 1 साल पूरा हुआ, तो अभी तो जनवरी चल रही है, तो आप देखिए 14 महीने ये हो गए, 5-6 महीने पहले की जी, तो 1.5 साल से ज्यादा समय इनको हो गया मुख्यमंत्री की। नए जब थे, थोड़ा सा देखिए कॉन्फिडेंस की बात होती है, मुख्यमंत्री पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। मुख्यमंत्री को उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, एक अच्छा वक्ता हो, जनता की उनकी एक्सप्रेशन से समझ आए कि कोई परेशान है। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, उनके सामने कोई फरियादी आता है तो पढ़ लेते हैं उसको, ये अनुभव की बात होती है। तो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है नायब सिंह सैनी को। अब वो आप उनके चेहरों पर देखिए, पहले जैसे थोड़ा सा शर्माते थे, सब कुछ आते थे, वो बात नहीं है। उनके चेहरे पे मैच्योरिटी है, जैसे भाषण देते हैं अच्छा देते हैं। और सबसे बड़ी खूबी नायब सिंह सैनी की मैं ये बताता हूँ, लोगों में घुल मिल जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लगभग सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। तो सबसे बड़ी खूबी ये है जो पिछले मुख्यमंत्री में शायद नहीं थी। पब्लिक फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है किसी कामयाब मुख्यमंत्री का। हमने देखा ओम प्रकाश चौटाला थे, भले ही वो कैसे थे लेकिन जनता के बीच रहते थे। चौधरी देवीलाल थे, भजन लाल भी थे, बंसीलाल थोड़ा सा वो थे, उनको थोड़ा सा रिजर्व टाइप माना जाता है। जो भी अच्छा मुख्यमंत्री रहा है वो आप देखिए 20 साल बाद आज भी भूपेंद्र हुड्डा, चलिए स्थितियां जो भी हैं, भूपेंद्र हुड्डा देखिए 4 बार सांसद बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब फिर नेता प्रतिपक्ष दूसरी बार बने। तो जो अच्छे नेता होते हैं, बड़े नेता पब्लिक से जुड़कर रहते हैं। मेरे को याद है किसी आईएएस अफसर ने कहा था कि जब चौटाला या भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, रात को 12-12 बजे सीएम हाउस पे उनके हल्के के लोग, प्रदेश के लोग मिलने जाते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं होती है, एम्बेसडर आ रहे हैं, डेलीगेशन है, ऑफिसर्स की मीटिंग है। रात को 12-12 बजे मुख्यमंत्री सीएम हाउस में अपने हल्के के लोगों से, प्रदेश के लोगों से मिलते थे, पूछते थे तुम्हारी क्या समस्या। 12 बजे रात को जी। कामयाब मुख्यमंत्री वही होते हैं जो पब्लिक में जुड़ा रहता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझता है जी। तो ये है। और नायब सैनी मेरे को लगता है जिस तरीके से घुल मिलकर काम करते हैं, मदद भी करते हैं, और मेरे को बहुत सारी चीजें पता है। जो लोग मुख्यमंत्री जैसे जगह जगह जाते हैं, उनको कोई शिकायत समस्या बताते हैं तो उसका तुरंत हल भी होता है, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बिल्कुल, लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ रही है महेश जी, लेकिन बहुत जल्द अगले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और उससे ठीक पहले नितिन नवीन की एंट्री हरियाणा में जिस तरह से करवाई गई, क्या प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में कुछ बड़ा असर, कुछ बड़ा करने वाली है बीजेपी? देखिए, ये प्रोक्सिमिटी की बात है कि गुरुग्राम में नितिन नवीन पहुंचते हैं और इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। ये राजधानी दिल्ली के नज़दीक होने का फ़ायदा है गुरुग्राम का इलाका, और काफ़ी आसानी से उस कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता था। तो मुझे लगता है कि इस पूरे संदर्भ को सिर्फ यहीं तक सीमित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष की जहाँ तक बात है वो एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग पैरामीटर उसके लिए रखे गए हैं। कौन सा तुरूप का इक्का फ़ायदे का सौदा बन सकता है। जैसा मैंने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि कब पत्ते फेंटने हैं, कब तुरुप का इक्का जो है वो निकाल कर सामने रख देना है, और कौन से पत्ते को आस्तीन में छिपा लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। तो बिल्कुल जातिगत समीकरणों के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जिस चेहरे में सबसे ज़्यादा होगी, और पार्टी के माइंडसेट के साथ, यानी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के साथ जो मैच करेगा, उसे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। मास लीडर की ज़रूरत नहीं है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मास लीडर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसे नेताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो कि आकर्षण तो रखते हो लेकिन अपना उनका व्यक्तिगत कोई वजूद नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की सियासत में उथल पुथल मची हुई है, दक्षिण हरियाणा में उथल पुथल मची हुई है, और ऐसे में नितिन नवीन की हरियाणा में एंट्री कई मायनों में अहम जरूर मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ज्यादा स्वतंत्र होंगे। हालांकि अब इस जो समीकरण बनेंगे उसके बाद हरियाणा की सियासत में क्या कुछ फेरबदल, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये बड़ा दिलचस्प बना हुआ नजर आ रहा है। आगे आने वाली तस्वीर क्या कुछ होगी नितिन नवीन की एंट्री के बाद, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।